आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने 9th नंबर के चैप्टर का अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं रोग प्रतिरोधी किस्मों के लिए पादप प्रजनन। तो एक तो अपन इसमें रोग प्रतिरोधक किस्में पढ़ने वाले हैं और कुछ पीड़क प्रतिरोधी किस्में, और एक जैसे महत्वपूर्ण अपन रोग प्रतिरोधक किस्में भिंडी की परभनी किस्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलते हैं अपने वीडियो में। देखिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों के लिए पादप प्रजनन। तो देखिए, जब फसलों में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, चाहे वो वायरस होते हैं या जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं, तो फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इन रोगों के कारण नष्ट हो जाता है। तो उत्पादकता पर भी बुरा असर होता है। और कई बार ये होता है कि जब इन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए कोई रासायनिक पदार्थ का किसान उपयोग करता भी है, तो वो उस भूमि के उपजाऊपन के लिए भी सही नहीं है और पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ाता है। तो क्यों ना ऐसी किस्में विकसित कर ली जाए जो खुद ही रोग प्रतिरोधक हो, उनमें रोग लगे नहीं, या जैसे ही रोग कारक उन फसल के या उस पौधे के पास आए, उसमें रोग फैलाने की उसमें क्षमता न हो। तो ऐसे पौधे आज हमने पादप प्रजनन से विकसित कर लिए हैं कि उनमें जो रोग कारक होते हैं वो रोग फैला नहीं सकते। तो देखिए, इसमें अपन पढ़ेंगे कि फसली पादपों में कवक, जीवाणु तथा विषाणुओं द्वारा अनेक रोग होते रहते हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन में 20 से 30% की हानि अथवा कभी-कभी तो पूर्ण हानि हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में किसान अपने अनेक कवकनाशियों तथा जीवाणुनाशियों का उपयोग करता है। यानी ये एक रासायनिक पदार्थ आते हैं, इनको छिड़केगा किसान, जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो एक तो किसान के लिए ये एक खर्चीला कार्य हो गया। दूसरी बात, ये भूमि को भी नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण दृष्टि से भी ये सही नहीं है। अतः अनेक पादपों की रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास किया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादकता भी बढ़ती है और कवकनाशियों व जीवाणुनाशियों जैसे जहरीले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है। तो रोग प्रतिरोधक पादप किस्मों का निर्माण भी पादप प्रजनन द्वारा किया जा सकता है। तो और किया जा रहा है। पादपों का जो रोग प्रतिरोधक जीने हैं, उनका समावेश करके हम रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो पौधे में क्या करेंगे, जो रोग प्रतिरोधक जो जीन होगी, उस जीन का पादप प्रजनन तकनीक द्वारा उस पौधे में समावेश कर देंगे। उसमें ट्रांसफर हो जाएगा वो, और वो पौधा भी फिर रोग प्रतिरोधक बन जाता है, यानी उसमें क्षमता आ जाती है। देखिए, ऐसे कौन कौन से रोग कारक है जो पौधों में मुख्य रूप से रोग उत्पन्न करते हैं, और उसके उदाहरण जो अपनी किताब में दे रखे हैं उसको पढ़ते हैं। हालांकि बहुत सारे रोग कारक है जो विभिन्न तरह की फसलों में रोग फैलाते हैं, फिर भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रोग कारक है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है गेहूं का भूरा कीट। देखिए, जिसको अपन ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। देखिए, भूरा कीट पत्तियों में मुख्यतः होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है, और ये सबसे ज्यादा पत्तियों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर भूरे भूरे रंग के स्पॉट हो जाते हैं और पत्तियां खराब हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, और उत्पादकता पर बुरा असर होता है। तो जो ये गेहूं का भूरा कीट है, ये एक कवक के कारण होता है, और उस कवक का नाम है पक्सीनिया ट्रिटिसिना। तो देखिए, ये एक ट्रिटिसिना, पक्सीनिया ट्रिटिसिना एक कवक है, इस कारण से होता है। और एक है गेहूं का काला कीट। देखिए, इसको बोलते हैं अपन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये मुख्यतः तने से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है। इसका भी एक कवक है, इसका कारण है, और उस कवक का नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनीस। तो जो पक्सीनिया की ग्रेमिनीस जाती है, उससे तो काला कीट होता है, और ट्रिटिसिना से भूरा कीट होता है। तो ये गेहूं के दो रोग अपने कोर्स में दे रखे हैं। जैसे इसी तरह से, जैसे गन्ने का लाल धारी रोग है। इसमें क्या होता है कि पूरक जो गन्ने का तना होता है, वो अंदर से लाल रंग का हो जाता है, और उसकी पत्तियां भी लाल लाल सी दिखाई देने लगती है। तो अंदर से पूरा लाल हो गया तना, तो पूरा तना उसका खराब हो जाता है। तो इस तरह का गन्ना की उत्पादकता बहुत कम होती है। तो ये मुख्यतः तने में होता है, गन्ने के तने में, जिसको अपन कहते हैं रेड रोट डिजीज ऑफ सुगर केन। ये भी एक कवक के कारण होती है, और
इसके कवक का जो नाम है वो है कोलिटोट्राइकम फालकेटम। ये कवक है, इसके कारण से गन्ने का लालधारी रोग होता है। इसी तरह से देखिए आलू का पछेती अंगमारी यानी लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। ये क्या होता है, जब आलू की फसल लगभग तैयार हो रही होती है, आलू का तना बन रहा होता है, तब उसके अंदर ये डिजीज आती है और आलू गलने लग जाता है। तो ये भी एक कवक के कारण होता है। इसका उस कवक का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये इस कवक का नाम है। और फचेती अंगमारी होता है जिसमें आलू की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। और इसके कारण तो एक बार आयरलैंड के अंदर एक आलू का भयंकर अकाल का भी सामना करना पड़ा था। इसी तरह से आलू का एक अगेती अंगमारी देखिए, इसको बोलते हैं अपन अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। देखिए तो इसमें क्या होता है, ये पहले पत्तियों में रोग होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है। ये भी एक कवक के कारण होता है और उस कवक का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो फाइटोप्थोरा के द्वारा तो होता है पछेती अंगमारी और अगेती अंगमारी होता है अल्टरनेरिया के द्वारा। इसी तरह से क्रूसीफर का ब्लैक रोट देखिए, ये ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर है, ये एक जीवाणु के कारण होता है और उस जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। देखिए ये जीवाणु है। और इसके अलावा जैसे तंबाकू में होता है, तंबाकू मोजेक सलजम के अंदर मोजेक हो जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों पर, प्रकाश संश्लेषण ढंग से नहीं हो पाता, उत्पादकता पर बुरा असर होता है। ये विषाणु या वायरस के द्वारा होते हैं। तो जो मोजेक रोग होते हैं वो वायरस के द्वारा हो रहे हैं और क्रूसीफर का ब्लैक रोट जीवाणु के द्वारा हो रहे हैं। बाकी के जो सारे रोग हमने पढ़े हैं इसमें वो सारे कवकों के द्वारा हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि एक जीवाणु और एक कवक द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए, या कवक द्वारा होने वाले गेहूं और गन्ने के रोग का नाम लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको रोग कारक का नाम और उस पादप का नाम याद रखना है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि ये रोग प्रतिरोधक जो किस्में बनानी है उसकी जो प्रजनन विधियां हैं वो कौन कौन सी है। देखिए तो अगर हमें रोग प्रतिरोधक पौधे बनाने हैं तो इसके लिए हमारे पास दो तकनीकें उपयोग में ली जाती है। दो तकनीकें महत्वपूर्ण है। तो एक तो जो पहले से चली आ रही है यानी पारंपरिक जो पादप प्रजनन तकनीक है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरी है एक उत्परिवर्तन या जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो पादप प्रजनन तकनीक जो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, हम पहले से इसकी पूरी व्याख्या को पढ़ चुके हैं। और एक म्यूटेशन जो उत्परिवर्तन होता है, अचानक किसी भौतिक कारक या रासायनिक कारक के द्वारा हम उत्परिवर्तन करवाकर फिर रोग प्रतिरोधक किस्म तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ किस्में उत्परिवर्तन द्वारा भी बनाई गई है, जबकि पादप प्रजनन द्वारा भी बहुत सारी प्रजातियां रोग प्रतिरोधक किस्में बनाई जा चुकी है। तो दो विधियां अब याद रखनी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि रोग प्रतिरोधक पौधे निर्मित करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम मिल जाती है। तो आपको एक तो पादप प्रजनन तकनीक याद रखना है और एक उत्परिवर्तन याद रखना है। देखिए रोग प्रतिरोधक किस्मों के निर्माण में पारंपरिक जो पादप प्रजनन तकनीक है, ये संकरण और चयन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके सारे स्टेप का वर्णन अपन ने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस तकनीक में निम्न चरण या पद शामिल होते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन उन पौधों का जिसकी किस्म बनानी है उसके सभी जंगली या जो देसी किस्म के पौधे हैं उनका सबका जनन द्रव्य का संग्रहण करते हैं। फिर उसमें से अपन जो सिलेक्टेड चयनित जो जनक है उनका चयन करेंगे और उनके बीच में संकरण करवाएंगे। और संकरण करवाने के पश्चात जो अच्छे किस्म के संकर बनते हैं फिर उनका चयन करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे, उनको खेतों में बोएंगे और फिर नई किस्म का परीक्षण करेंगे और फिर उसको उत्पन्न करने के लिए रिलीज कर देंगे, किसानों को दे देंगे। तो ये पादप प्रजनन तकनीक है जिसको अपन पूरी तरह से पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। संकरण व चयन द्वारा निर्मित पादप किस्में कवकों, जीवाणुओं तथा विषाणुओं के प्रति रोग प्रतिरोधक होती है। देखिए तो संकरण और चयन यानी पादप प्रजनन तकनीक द्वारा जो हमने बना ली है वो इन सभी रोगाणुओं से अपने आप को सुरक्षित रखती है। अब वो कौन कौन सी किस्में, देखिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है फिर। और यहीं से प्रश्न बन जाता है कि दो गेहूं की, जैसे यहाँ पर गेहूं की किस्म है हिमगिरी। देखिए ये एक रोग प्रतिरोधक किस्म है। ये पर्ण और धारी कीट पत्तियों पर जो धार बन जाती है और हिलबंट
जो रोग कारक होता है उसके प्रति ये प्रतिरोधक है, ये दोनों ही रोग नहीं लगते इसमें। इसी तरह से सरसों की है पूसा स्वर्णिम, जिसको कर्ण बोलते हैं, ये श्वेत किट के प्रति प्रतिरोधक है। श्वेत किट जिसमें पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, कवक के द्वारा रोग होता है ये। इसी तरह से फूलगोभी की पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट, ये एक तो कृष्ण विलगन, ब्लैक रोट, काले स्पॉट हो जाते हैं, और कुंचित अंगमारी जो उसके अंदर जो फूल गोभी वो गलने लगती है, ये दोनों रोगों के प्रति ये सुरक्षित है। इसी तरह से लोबिया जो चमड़ा होते हैं, जिसको अपन काउपी भी बोलते हैं, उसकी किस्म है पूसा कोमल। वो जीवाणुएं जितने भी अंगमारी रोग होते हैं जीवाणु के द्वारा उसके प्रति प्रतिरोधक हो चुकी है, यानी जीवाणु अंगमारी रोग इसमें नहीं होंगे। इस तरह से मिर्च की है पूसा सदाबहार, तो इसमें जो चिल्ली मोजेक वायरस होता है, मिर्च का जो मोजेक वायरस है, तंबाकू मोजेक वायरस है, या पर्णकुंचन है, तो अपन देखते हैं कि मिर्च है उसकी पत्तियां हैं वो कुंचित हो जाती है। पर्णकुंचन यानी उनकी पत्तियां हैं वो ऊपर से कुंचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तंबाकू मोजेक वायरस के कारण से वो पत्तियां सिकुड़ जाती है, चिल्ली मोजेक के कारण सिकुड़ जाती है, तो उसमें न तो पुष्प लगते हैं न मिर्च लगती है। तो पूसा सदाबहार ऐसी किस्म है जो इन तीनों का प्रतिरोग प्रतिरोधक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न इस तरह से आता है कि आपको किस्म दे देंगे और उसकी किस्म पूछ लेंगे, जैसे गेहूं की रोग प्रतिरोधक किस्म का नाम बताइए, तो गेहूं की है हिमगिरी, ये याद रखना आपको। अब इसको कुछ आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जैसे गेहूं की आप याद रख लीजिए हिमगिरी। इसी तरह से सरसों की है, तो सरसों की जैसे सरसों के पीले रंग के पुष्प होते हैं, और पूसा स्वर्णिम, तो स्वर्णिम यानी सोना, और सोने का रंग पीला होता है, तो सरसों पीले रंग के पुष्प वाली जो सरसों होती है, उसकी किस्म है पूसा स्वर्णिम। तो ये एक याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। इसी तरह से फूल गोभी है, फूल गोभी जिसकी दो किस्में हैं, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल। स्नोबॉल मतलब एक बर्फ का गोला, तो फूल गोभी अपन को एक व्हाइट कलर की होती है और बर्फ के गोले की तरह लगती है, सॉरी बॉल की तरह लगती है। तो इसी तरह से इसका एक तो हो जाएगा पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट और पूसा सुब्रा, ये दोनों फूल गोभी के। लोबिया पूसा कोमल इसकी किस्म का नाम है। देखिए लोबिया की जो फली होती है, कच्ची फली, वो बहुत ही कोमल होती है, उसकी अपन सब्जी भी बनाते हैं, तो उसकी जो किस्म है वो है पूसा कोमल। और मिर्च हमेशा सदाबहार रहती है बाजार में, कभी भी जाओ कभी भी अपन इसको बाजार के अंदर इसको उपलब्धता देखते हैं, तो इसकी किस्म है पूसा सदाबहार, ये मिर्च की किस्म है। तो ये सब रोग प्रतिरोधक किस्में हैं। देखिए इसमें उत्पादकता नहीं है, ये रोग प्रतिरोधक है, रोग नहीं लगेगा इसमें। फिर देखिए अपन उत्परिवर्तन द्वारा भी कुछ किस्में बना ली हमने। तो उत्परिवर्तन द्वारा, अब उत्परिवर्तन क्या है कि उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के आनुवांशिक लक्षणों में अचानक और वंशागत परिवर्तन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पौधे के आनुवांशिक गुणों में बदलाव कर देंगे और वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाएगा, और वो जो बदलाव होगा आनुवांशिक गुणों में, वो किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता उसमें स्थापित करेगा। तो पादपों में उत्परिवर्तन होते रहते हैं। उत्परिवर्तन प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः कृत्रिम रूप से कुछ रासायनिक पदार्थों के उपयोग से अथवा कुछ विकिरणें होती है जैसे गामा किरणें या एक्स किरणें, इनको डालकर उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है। यानी हम कृत्रिम रूप से भी उत्परिवर्तन करवा सकते हैं। प्राकृतिक तो होता ही होता है, कृत्रिम रूप से कुछ भौतिक कारकों से या कुछ रासायनिक कारकों से हम कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन करा के जीनों को बदल के, उसके डीएनए की संरचना को बदल के हम उत्परिवर्तन करवा सकते हैं और रोग प्रतिरोधक किस्में बना सकते हैं। अब जैसे कौन सी किस्म बनाई चुकी है वो अपन देखने वाले हैं। देखिए इसमें तो इसके अंदर एक किस्म है, देखिए यह है प्रेरित उत्परिवर्तन से पादपों में रोग प्रतिरोधक व अधिक उपज देने वाली नई नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। देखिए नई नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। अब इसमें उत्परिवर्तन प्रजनन, देखिए एक वर्ड आता है उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, तो प्रजनन का मतलब है नए नए पौधे बनाना, तो उत्परिवर्तन द्वारा अपन प्रजनन करवा रहे हैं। देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें कृत्रिम रूप से पौधों में उत्परिवर्तन प्रेरित कराकर वांछित गुणों वाले पौधों का चयन किया जाता है, इसे ही उत्परिवर्तन प्रजनन कह रहे हैं। यानी कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन करवाएंगे और फिर उत्परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, जिनमें उत्परिवर्तन हो चुका है उन पौधों का अपन चयन करेंगे और फिर उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। तो इसमें उत्परिवर्तन हो चुके पादप को वांछनीय स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है और फिर उसको उगाकर उसकी संख्या को बढ़ाया जाता है। जब अपन को ये लगता है कि वास्तव में इसमें उत्परिवर्तन हो चुका है तो उनको छांट लेंगे और फिर उनको उगाएंगे
और फिर उनकी संख्या को बढ़ाएंगे और फिर उनकी जांच करेंगे कि ये वास्तव में रोग प्रतिरोधक हुआ या नहीं हुआ। देखिए रोग प्रतिरोध ये जो उत्परिवर्तन है इसके द्वारा जो किस्म बनाई जा चुकी है वो उसका एक उदाहरण है। वो है हमारी मूंग की या जो बीन होता है उसकी किस्म। तो मूंग की पीत मोजेक वायरस और चूर्णील आसिता प्रतिरोधक किस्में उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की जा चुकी है। तो ये एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न, कि एक पौधे की किस्म का नाम बताइए। किस पौधे की किस्म है जो उत्परिवर्तन द्वारा बनाई गई है? वो है मूंग की किस्म। और किस किस रोग के प्रति ये प्रतिरोधक है? पीत मोजेक वायरस। देखिए पीत मोजेक, पीत यानी पीला, मोजेक यानी धब्बे, तो इसकी पत्तियां पीली हो जाती है, पूरी की पूरी फसल ही पीली हो जाती है। और पीली हो गई तो इसका मतलब है मूंग की फसल नष्ट। चूर्णल आसिता, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब होता है इसमें पाउडर होता है व्हाइट कलर, उसकी तरह के धब्बे हो जाते हैं और फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तो चूर्णिलासिता रोग और पीत मोजेक वायरस। देखिए जो पीत मोजेक वायरस है ये तो वायरस के द्वारा हो रहा है, और चूर्णिलासिता है ये कवक के द्वारा हो रही है। तो ये दोनों रोग से जो उत्परिवर्तन द्वारा हमने मूंग की किस्म बनाई है उसमें ये दोनों ही रोग नहीं होते हैं, यानी ये रोग प्रतिरोधक बन चुकी है। लेकिन ये मूंग की किस्म हमने कैसे बनाई है? उत्परिवर्तन द्वारा बनाई है। तो ये यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं, देखिए एक भिंडी की हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म है जिसको अपन बोलते हैं भिंडी की परभनी किस्म। भिंडी की परभनी क्रांति किस्म। देखिए परभनी क्रांति किस्म, जैसे कि भिंडी का अपन को वैज्ञानिक नाम पता है, इसका बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है। देखिए भिंडी की जो जंगली जो वन्य प्रजाति होती है उसमें पीत मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। जो भिंडी की जो जंगली किस्म है वो रोग प्रतिरोधक होती है, लेकिन उसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। लेकिन भिंडी की जो करसे किस्म होती है, करसे का मतलब है जिसमें अपन खेती करते हैं और उत्पादकता लेते हैं, उसमें पीत मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता नहीं है। यानी उसमें जो पीत मोजेक वायरस है पीला होने वाला, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता अधिक है। तो कहने का मतलब है एक में रोग हो रहा है जिससे उत्पादन ज़्यादा है, जंगली किस्म में रोग नहीं हो रहा है लेकिन उत्पादन कम है। तो अब हमने क्या किया है, परंतु पीत मोजेक वायरस के आक्रमण से इसकी उत्पादकता घट जाती है। देखिए क्योंकि इसमें पीत मोजेक वायरस हो जाता है कृषि वाली किस्म में, उत्पादकता ज़्यादा है, लेकिन इसमें पीत मोजेक वायरस लग जाता है और उत्पादकता घट जाती है। अतः हमने क्या किया, भिंडी की जंगली किस्म से जो पीत मोजेक वायरस होता है उसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन है वो निकाल कर भिंडी की करसे किस्म में स्थानांतरित करके नई किस्म बना ली है। उसको हम कह रहे हैं परभनी क्रांति किस्म। ये किसकी है परभनी क्रांति किस्म? ये भिंडी की है। देखिए इसको याद रखना है आपको। कैसे बनाई है ये? देखिए भिंडी की जंगली किस्म है जो जिसमें पीत मोजेक वायरस लगता ही नहीं है, यानी इसमें पीत मोजेक वायरस द्वारा रोग नहीं होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता कम है। ये जो कृषि किस्म है जिसकी अपन खेती करते हैं भिंडी की, उसमें पीत मोजेक वायरस की ये प्रतिरोधक नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इस पीत मोजेक वायरस की जो प्रतिरोधक जीन है इस जंगली किस्म से, इससे निकाल कर इस खेती वाली भिंडी के अंदर डाल दिया। देखिए इसमें डाल दिया और एक नई किस्म बना ली। उस नई किस्म का नाम है परभनी क्रांति किस्म। ये कैसी बन गई, अब ये रोग प्रतिरोधक हो चुकी है। उच्च उत्पादकता वाली तो थी लेकिन अब ये रोग प्रतिरोधक हो चुकी है। तो ये याद रखिएगा, परभनी क्रांति किस्म क्या है, किसकी किस्म है और कैसी किस्म है? तो परभनी क्रांति भिंडी की किस्म है और रोग प्रतिरोधक किस्म है। और किस रोग के प्रति के रोग प्रतिरोधक है? ये पीत मोजेक वायरस के प्रति। तो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं कि कौन किसकी किस्म है? भिंडी की। परभनी किस्म कैसी किस्म है? रोग प्रतिरोधक है। किस रोग के प्रति प्रतिरोधक है? पीत मोजेक वायरस के प्रति। कैसे बनाई गई है? जंगली किस्म से जीन उठा के इसमें डाल दिए हमने। तो ये थी परभनी किस्म जो कि भिंडी की एक महत्वपूर्ण किस्म है। और लास्ट में अपन देख लेते हैं पीड़क, यानी जो नासिक कीट होते हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसलों में, लट्टें लग जाती है, उसके कारण से भी पौधों को भारी नुकसान होता है। तो पीड़क या जो नासिक कीट होते हैं उसके प्रति प्रतिरोधक किस्में कैसे विकास करें? तो देखिए हमने फसली पादप होते हैं, जो सस्य पादप होते हैं, जब अपन उसकी फसल करते हैं तो फसली उत्पादों को नष्ट होने का प्रमुख कारण होता है वायरस, जीवाणु और कवकों के अतिरिक्त कीट और अन्य पीड़कों का आक्रमण भी है। तो वायरस, जीवाणु, कवक ये तो लग ही जाते हैं, इसके अलावा कुछ कीट,
कुचलट या अन्य जो पीड़क होते हैं वो भी होते हैं। तो अनेक कीट या पीड़कों पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादकता घट जाती है। पादपों में अनेक शारीरिक व कार्यिकी गुण मौजूद होते हैं, जिनका संबंध कीट या पीड़क प्रतिरोधकता से होता है। हालांकि इस लाइन का मतलब क्या है कि पौधे में खुद में ऐसे शारीरिक और कार्यिकी यानी फिजियोलॉजिकल और उसका फिजिकल ऐसे उसमें गुण मौजूद होते हैं ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से, ताकि उसकी कीट उसके संपर्क में न आए या कीट उसमें रोग नहीं फैला सकें। जैसे कपास की रोमिल पत्तियां होती है, देखिए कपास की जो पत्तियां होती है वो रोमिल होती है, उस पर रोम से पाए जाते हैं। तो वो रोम क्या करते हैं, जो जेसिड हरा फुदका आता है, एक लंबा सा कीट जेसिड जिसको बोलते हैं, ये कपास के पास ही नहीं आता है उस रोमिल पत्तियों के कारण। इसी तरह से गेहूं की पत्तियां भी रोमिल होती है। अपन गेहूं की पत्तियों को देखें ध्यान से तो उसके ऊपर रोम से होते हैं, बाल से होते हैं। तो वो क्या करती है, जो धान्य पर्ण भृंग होता है वो उसके पास ही नहीं आता है। इसलिए धान्य पर्ण जो भृंग होता है एक छोटा सा कीट है जो उसकी पत्तियों को खाता रहता है, वो उसके पास ही नहीं आएगा। इसी तरह से जो गेहूं का तना है, वो जो स्टेम सो फ्लाई है वो उसके पास नहीं आती है। ये भी एक छोटा कीट है, वो उसके पास नहीं आता है। इसी तरह से कपास की जो चिकनी पत्तियां हैं और मकरंद विहीन कपास की जो किस्में हैं जिसमें मकरंद होता ही नहीं है, वो बोलवर्म को अपने पास नहीं आने देती। इसके बोलवर्म इसके पास आएगा ही नहीं, तो बोलवर्म इस कपास में नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह के जैसे मक्का के अंदर उच्च एस्पोर्टिक अम्ल होता है और कम नाइट्रोजन व कम शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण जो तना भेदक कीट होता है वो इसके पास ही नहीं आता है। और ये जो उच्च एस्पार्टिक अम्ल और जो कम नाइट्रोजन और शर्करा होती है उसके कारण से तना भेदक कीट के प्रति ये प्रतिरोधक बन जाते हैं। ये तो इनको नेचुरल मिला है, देखिए नेचुरल है ये, ताकि ये कीट को दूर रख सके। लेकिन हमने पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा भी कुछ पीड़क और नाशी कीट प्रतिरोधक किस्में विकसित कर ली है। जैसे अब इसके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे एक ब्रेसिका है जो सरसों कुल की रेपसीड मस्टर्ड है, जिसके अंदर रेपसीड मस्टर्ड जिसको तेल निकालने के काम में आती है। इसकी किस्म है पूसा गौरव। देखिए ये एफिड कीट के प्रति प्रतिरोधक है, कीट के प्रति पूसा गौरव। इसी तरह से फ्लैट बीन है, फ्लैट बीन यानी जो चपटी फलियां आती है अपने बीन, कई सारी चपटी बिल्कुल चपटी फलियां। जैसे पूसा सेम 2 है, पूसा सेम 3 है, ये जेसिड एफिड तथा फल बेधक कीट के प्रति प्रतिरोधक है। तो जेसिड एफिड्स और फल बेधक कीट है, ये कीट होते हैं और इनसे ये सुरक्षित रहती है। इसी तरह से ओकरा भिंडी, ये ओकरा भिंडी की भिंडी को कहते हैं, इसकी किस्म है पूसा स्वामी, पूसा A4। ये सूट तथा फल बेधक कीट जो आता है उसके प्रति प्रतिरोधक होती है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो है वो तो एक आपको ये याद रखनी है कि पूसा गौरव किसकी किस्म है और कैसी किस्म है। इसी तरह से पूसा स्वामी ये किसकी किस्म है और किस रोग के प्रति प्रतिरोधक है या कीट के प्रति प्रतिरोधक है। तो इस तरह से अपन इसको देखना है। इसको देखिए, तो इसमें एक मिलान करने वाला प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में अपन जो शेष रहा टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।